हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। और भूगोल में भी विश्व का भौतिक भूगोल फ्रेंड्स हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ रहे हैं जो आपके चैप्टर नंबर 7 में फ्रेंड दिया गया है विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो आज हम लोग फ्रेंड जो है विश्व के राजनीतिक भूगोल पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हम इससे पहले भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय भूगोल को पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। फ्रेंड, अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग फ्रेंड्स क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चलते हैं आज का ये टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है जो पहला पॉइंट है रेड क्लिफ लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान, आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। फ्रेंड्स, आपसे यह पूछी जाती है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको दिया गया है भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन द्वारा निर्धारित किया गया है। फ्रेंड्स, भारत और चीन के बीच जो सीमा है वह फ्रेंड्स मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। तो आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपको आगे दिया गया है, देखिएगा आर्डरनीस, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आर्डरनीस लाइन जो है फ्रेंड्स वह पोलैंड और जर्मनी को पृथक करती है। तो आपसे आर्डरनीस लाइन यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है डूरंड लाइन। फ्रेंड, इंडिकेट कीजिएगा, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अफगानिस्तान और भारत भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है मैगिनाट रेखा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मैगिनाट रेखा का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है कि मैगिनाट रेखा का निर्माण कब किया गया। तो फ्रेंड्स वह आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, आपको आगे दिया गया है मैगिनाट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, जो मैगिनाट रेखा है वह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है। तो आपसे यह पूछा जाता है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है भारत से बड़े 6 देश आपको मिलेंगे, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत फिर आपको 7वां मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा रूस, कनाडा, अमेरिका, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ये 6 देश जो है वह भारत से आपको बड़े मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे दिया गया है दक्षिण एशिया। तो अब हम लोग देखेंगे कि दक्षिण एशिया में कितने देशों को सम्मिलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका को सम्मिलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग फिर से पढ़िएगा, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका को सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे दिया गया है दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है फ्रेंड्स वह आपको मालदीव देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी माले मिलती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है इजराइल पश्चिम एशिया
का भूमध्य सागरीय यानी भूमध्य सागर तटीय देश है। फिर से पढ़िएगा, इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। तो आपसे यह पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है इजराइल की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाएगा कि इजराइल जो है किन किन देशों से सीमा साझा करता है। तो वह करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से फ्रेंड्स, यानी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे आपको दिया गया है चीन की स्थलीय सीमा। अब हमको फ्रेंड जो देखना है कि चीन की जो स्थलीय सीमा है वह किन किन देशों से लगती है। तो फ्रेंड देखिएगा, चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है वहाँ है मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तर कोरिया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे गिनती कीजिएगा, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान 3, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान 6, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल 9, उसके बाद है भूटान 10 और उसके बाद फ्रेंड्स आपको 4 देश म्यांमार, लाओस और वियतनाम, यानी 14 देशों से फ्रेंड जो अगर ऐसे पूछा जाए कि चीन कितने देशों से सीमा साझा करता है तो फ्रेंड्स वह 14 देशों से सीमा साझा करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को दिया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आपसे प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ है। तो इसी को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल है। तो वह 4, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है बाल्कन क्षेत्र। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बाल्कन क्षेत्र यह दक्षिणी पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। फ्रेंड जो बाल्कन पर्वत है उन्हीं के जो आसपास स्थित क्षेत्र है उन्हीं को हम बाल्कन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है बाल्कन में शामिल प्रमुख देश। फ्रेंड्स अब हमें जो देखना है कि जो बाल्कन क्षेत्र में कितने देश आते हैं। तो वह है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि जो है वह आपको बाल्कन देश मिलेंगे। फिर फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है ओशिनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ओशिनिया, ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा ओशिनिया में कुल कितने देश आते हैं। तो वह आपको 14 देश मिलेंगे इनमें से, यानी इन्हें 3 उपसमूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो है ओशिनिया को फ्रेंड्स हम 3 उपसमूहों में बांटते हैं। पहला है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया है वह ओशिनिया क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा देश आपको मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है सन सिटी दक्षिणी अफ्रीका के उत्तर पूर्वी प्रांत में एलेंड्स नदी एवं आपको दिया गया पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य स्थित। फ्रेंड्स आपसे सिंपल वे में पूछा जाएगा सन सिटी कहाँ पर है। तो वह दक्षिण अफ्रीका में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे आपको दिया गया है कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत एवं औद्योगिक भाग है। तो फ्रेंड्स आपसे जो यूपीपीसीएस के पेपर में पूछा गया है कि कांटो मैदान कहाँ पर स्थित है। जो कांटो मैदान है फ्रेंड्स आपको जापान में मिलेगा। यह जापान में अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है कांगो देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फिर आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया विषुवतीय प्रदेशों में स्थित होने के कारण कांगो में उष्णार्द्र जलवायु पाई जाती है। तो फ्रेंड्स अब अगर आपसे यह पूछा जाए विश्व के सापेक्ष में कांगो की जलवायु कैसी है तो उष्णार्द्र जलवायु आपको मिलेगी।
फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9000 पक्षी प्रजातियों में 40% भाग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिलता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9000 पक्षी प्रजातियों में से जो 40% पक्षी हैं फ्रेंड्स, वह आपको प्रजाति हैं पक्षियों के, वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगे फ्रेंड्स। इसीलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि जो पक्षियों का महाद्वीप है वह आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। तो आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्राम स्टेट कहा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग केंटुकी को याद रखिएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्राम स्टेट भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, पूर्व का मानचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कांसाई क्षेत्र में स्थित है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपको सिंपल वे में बताना है कि पूर्व का मानचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है, जो कि जापान के कांसाई क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है आसमानबाद, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसमानबाद अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है फ्रेंड्स, इसीलिए नील नदी के सापेक्ष में आपका आसमानबाद आपके पेपर ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा माउंट किलिमंजारो के बारे में। यह एक प्रकार का सुसुप्त या मृत ज्वालामुखी का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जो ग्रेनाइट चट्टान होती है फ्रेंड्स, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, एटलस पर्वत अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो एटलस पर्वत है, आपसे पूछा जाता है एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताइएगा कि जो एटलस पर्वत है वह आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को आगे दिया गया है, एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है, मृत घाटी अत्यधिक उष्ण, यानी अगर आपसे पूछा जाए सबसे मृत घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। फ्रेंड्स जो पंजशीर घाटी, यहाँ से तो हज़ारों बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो पंजशीर घाटी है फ्रेंड्स वह अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आगे दिया गया है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, संसार का सर्वाधिक मरुस्थल वाला यानी जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है फ्रेंड्स, तो वह आपको थार मरुस्थल भारत में और पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपाज कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपाज कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह एक प्रकार की जो सोने की खान है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, जोहान्सबर्ग स्वर्ण खदान के लिए प्रसिद्ध फ्रेंड्स, यह आपको मिलेगी अफ्रीका महाद्वीप में, जो है दक्षिणी अफ्रीका में। फ्रेंड्स आगे दिया गया, लहासा सबसे अधिक ऊंचे स्थलों पर बसा हुआ, अगर आपसे पूछी जाए फ्रेंड्स राजधानी, तो वह जो लहासा है जो तिब्बत की राजधानी बनती है, वह सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी आपको मिलेगी। फ्रेंड्स उसके बाद आप लोगों को दिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका का सबसे घना देश, जो घना बसा देश है फ्रेंड्स, वह इक्वेडोर की राजधानी फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, इक्वेडोर की राजधानी आपसे पूछी जाती है, आप लोग इसकी राजधानी एक बार देख लीजिएगा। दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वेडोर है, तो आप लोग इक्वेडोर को याद रखिएगा। फ्रेंड्स उसके बाद आप लोगों को दिया गया है, अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा कि दक्षिण का पेरिस किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है ब्यूनस आयर्स को, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी बनती है।
उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है माल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माल्टा भूमध्य सागर में अवस्थित है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि जो माल्टा है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह आपको भूमध्य सागर में स्थित मिलेगा। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे दिया गया है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे चलिएगा, फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू अवशिष्ट देश लाओस है, तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंड लॉक देश, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंड लॉक देश फ्रेंड्स वह आपको लाओस मिलेगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया रियो ग्रांडे एवं राइन नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाएगा कि रियो ग्रांडे और राइन नदी यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है लिम्पोपो नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। लिम्पोपो नदी जो कि अफ्रीका में बहती है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आपसे इससे प्रश्न बनता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है रियो ग्रांडी नदी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। रियो ग्रांडी नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है, तो फ्रेंड्स आप लोग रियो ग्रांडी नदी को याद रखिएगा। जो रियो ग्रांडी नदी है वह मैक्सिको और यूएसए के बीच जो है वह सीमा रेखा का निर्धारण करती है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो टर्की का इस्तांबुल शहर है वह पश्चिम का द्वार के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है पूर्वी द्वीप समूह बोर्नियो, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पूर्वी द्वीप समूह का बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है, तो आप लोगों से यह पूछा जाता है कि बोर्नियो द्वीप कितने देशों में विभाजित है, तो फ्रेंड्स वह 3 देशों में विभाजित है। आगे फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है मध्य राशि का सूर्य, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मध्य राशि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि मध्य राशि का सूत्र जो है वह उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको कहा गया है बहरीन को मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती फ्रेंड बहरीन को कहा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स उसके आगे आपको दिया गया है शिकागो धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर आप पूछा जाए कि धूम्र नगर के नाम से किसे जानते हैं, तो वह शिकागो को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि राइन नदी कहाँ से बहती है, तो फ्रेंड जो राइन नदी है वह आपको भ्रंश घाटी से बहती हुई नजर आएगी, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया पूर्व समुद्र की स्वामिनी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पूर्व समुद्र यानी पूर्वी समुद्र की स्वामिनी फ्रेंड श्रीलंका को कहा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि पूर्वी समुद्र की जो स्वामिनी है वह श्रीलंका को कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है ब्रह्मपुत्र पर माजुली नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र अवस्थित है, तो आपसे यह पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र कहाँ अवस्थित है, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली असम में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है कांगो घाटी में विस्तृत, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कांगो घाटी में विस्तृत अयनवर्ती, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कांगो घाटी में विस्तृत अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि कांगो घाटी में अयनवर्तीय वर्षा वृक्ष पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक घने वन कहाँ मिलेंगे, तो विषुवत रेखा पर आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को दिया गया अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में से अफ्रीका में देशों की संख्या अधिकतम है। फ्रेंड जो सबसे अधिक देशों की संख्या है वह आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है बैकाल झील, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया, इंपॉर्टेंट कीजिएगा,
बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। आपसे यह पूछा जाता है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह बैकाल झील को फ्रेंड्स पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोगों को आंसर देना है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया को मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टंगानिका विश्व की दूसरी सबसे गहरी और लंबी झील है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो टंगानिका आपको देखने को मिलेगी वह विश्व की दूसरी सबसे गहरी और लंबी झील आपको मिलेगी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपके लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है मिशिगन झील। पूर्णतः फ्रेंड्स आपको 5 ग्रेट लेक झीलें मिलेंगी, जिसमें है मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो सुपीरियर और एक और आपको देखने को मिलती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसकी जो ट्रिक है वह SM हीरो यानी सुपीरियर, मिशिगन, SM, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। तो 5 झीलों में से जो फ्रेंड मिशिगन है वह आपको पूर्णतः USA में स्थित मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है दस्त-ए-लुट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, दस्त-ए-लुट को यहाँ से 100% आपके पेपर में प्रश्न बनता है। दस्त-ए-लुट ईरान में अवस्थित है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो ये घटना चक्र की बुक है, इसमें बहुत ही बेहतरीन पॉइंट दिए गए हैं, जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरी क्लास शिद्दत से ईमानदारी पूर्वक अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आपसे यह प्रश्न बनता है कि विश्व में सबसे अधिक लंबी जो तटरेखा है वह किस देश की है, तो वह कनाडा की आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का 30% पर स्थल और शेष 70% भाग पर आपको जल का विस्तार, अर्थात पृथ्वी की सतह पर यानी पृथ्वी की सतह पर से ढका भाग, जो जल से ढका भाग है फ्रेंड्स वह लगभग 2/3 है। तो आपसे यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे चलिएगा, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है कुल जल का 97% खारा के रूप में यानी खारे जल के रूप में विद्यमान है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कुल जल का 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आपको बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है काला सागर व भूमध्य सागर तुर्की की क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते। तो उत्तरी और दक्षिणी सीमा का निर्धारण फ्रेंड तुर्की के वह काला सागर और भूमध्य सागर के द्वारा ही किया जाती है। तो यह आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सारगैसो सागर। जो सारगैसो सागर है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। तो आप लोग फ्रेंड्स सारगैसो सागर को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया सारगैसो सागर में सारगैसम नामक यानी सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। तो आप लोगों से पूछा जाएगा, तो वहाँ पर सारगैसम नामक जो है वनस्पति वह बहुतायत पाई जाती है फ्रेंड्स, इसलिए सारगैसो का नाम सारगैसम पड़ा है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है अरल सागर। अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोग बताइएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो है वो को स्पर्श करते हैं। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि अरल सागर किन 2 देशों के बीच है, तो वह कजाकिस्तान और अब उज्बेकिस्तान के बीच फ्रेंड्स आपको अरल सागर मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया एवं मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा, भूमध्य सागर से लगने वाले देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के वहाँ हैं अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया एवं मिस्र। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया है महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति के कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण यानी आवर्तन, तापमान में भिन्नता,
लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायु दाब एवं हवाएं एवं वाष्पीकरण तथा वर्षा के प्रभाव से फ्रेंड वह महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है फ्रेंड, तो आप लोगों को कारण बताना है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती फ्रेंड्स, परिभ्रमण करती है, परिक्रमण नहीं करती। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनें और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय रूपांतरण द्वारा भी प्रभावित होती है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, आप लोग इसको देखिएगा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। आपसे यह पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा। फिर फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में शीतल धारा बेंगुला धारा को प्रवाहित होती है। तो आप लोगों से यह पूछा जाएगा तो आपको बताना है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में शीतल जलधारा बेंगुला धारा प्रवाहित होती है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आपको बताना है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया, बेंगुला धारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तो आप लोगों को यह याद रखना है, तो आप लोग इसे इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। बेंगुला धारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होता है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आपको इसे बताना होगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, ब्राज़ील धारा ब्राज़ील तट के पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आपको इसको बताना है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित ठंडी जलधारा है। तो आप लोग फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित ठंडी जलधारा है। तो आप लोगों से यह पूछा जाएगा तो आप लोगों को कनारी धारा के बारे में फ्रेंड्स बताना है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, अगुलहास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। तो आप लोग इसको अगुलहास को याद रखिएगा कि यह जो अगुलहास है फ्रेंड वह उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आपको बताना है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, मोजाम्बिक धारा भी एक गर्म धारा है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मोजाम्बिक धारा भी एक गर्म सतही धारा है जो पश्चिमी हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो मोजाम्बिक चैनल है फ्रेंड्स वह आपको जो है मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश जो है उसके बीच में जो चैनल मिलता है वह मोजाम्बिक चैनल है, वहीं पर मोजाम्बिक की जो है गर्म जलधारा बहती है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया पेरुवियन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से है। तो आप लोगों से पेरुवियन धारा के बारे में भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है या ठंडी जल धारा। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो पेरुवियन धारा है फ्रेंड्स उसी को हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है और यह एक प्रकार की ठंडी जल धारा है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है फ्लोरिडा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, फ्लोरिडा की धारा जब एंटेलिस धारा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जब एंटेलिस धारा का जल समाविष्ट कर आपको दिया गया हेटरस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स इसे फिर से पढ़िएगा, फ्लोरिडा की धारा जब एंटेलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड आप लोग इसे सिंपल वे में याद रखिएगा कि फ्लोरिडा आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, सागरीय लवणता का मुख्य उद्देश्य भूमि है जबकि नदी लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों का प्रमुख है। तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, सागरीय लवणता को नियंत्रित करने के लिए अन्य कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी आदि प्रमुख है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा।
फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है महासागरों की औसत लवणता, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो महासागरों की औसत लवणता है वह आपको 35% फ्रेंड्स देखने को मिलेगी, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको एक सारणी दी गई है, आप लोग देखिएगा। जो 35% लवणता है वह किससे किससे प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स आपको एक तरफ लवण दिया गया है, दूसरी तरफ लवणता दिया गया और प्रतिशत के बारे में दिया गया है, तो आप लोग इसको देखिएगा। फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा लवणता है 27.213% वह आपको मिलेगी सोडियम क्लोराइड से, और यह जो पूरे जल का 77.8% है। फ्रेंड्स फिर उसके बाद जो है मैग्नीशियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि आपको 3.87% आपको देखने को मिलेगी, जो पूरे सागरी जल का 10.9% है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट से जो लवणता मिलती है वह 1.658% मिलती है, और यह जो प्रतिशत के आधार पर फ्रेंड्स वह 4.7% मिलती है। उसके बाद फ्रेंड्स है कैल्शियम सल्फेट। जो कैल्शियम सल्फेट से लवणता मिलती है फ्रेंड्स वह 1.260% मिलती है, और यह जो प्रतिशत के आधार पर अगर इसे व्यक्त किया जाए तो यह 3.6% आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है पोटेशियम सल्फेट, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पोटेशियम सल्फेट 0.863%, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पोटेशियम सल्फेट 0.863%, और यह जो प्रतिशत के आधार पर अगर इसे लिया जाए तो यह 2.5% आपको मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स है कैल्शियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अगर लवणता के आधार पर अगर इसे व्यक्त किया जाए तो 0.123%, और जो अगर यह इसे वैसे व्यक्त किया जाए फ्रेंड्स प्रतिशत के आधार पर तो यह 0.3% मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे जो फ्रेंड्स लवणता मिलती है वह मिलती है 0.076%, और अगर इसे परसेंट में व्यक्त किया जाए प्रतिशत के आधार पर तो वह 0.2% मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे जोड़ोगे तो जो लवणता है वह 35% और यह कुल 100% के बराबर होती है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अभी आप लोगों ने देखा भी है सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरीय अक्षांशों पर पाई जाती है, जहां उसकी मात्रा 36% रहती है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि जो लवणता है वह उच्चतम कितने से कितने अक्षांशों के मध्य मिलती है, तो वह 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलती है। फ्रेंड्स उसके बाद आप लोगों को दिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है, 330% जो है वहाँ पर लवणता आपको फ्रेंड्स मिलेगी। कहाँ? तुर्की के वान झील की। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है मृत सागर की लवणता आपको 238, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मृत सागर की लवणता आपको 238% आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लोगों को दिया गया है लाल सागर की लवणता जो है वह 36 से 40% आपको मिलती है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व जो है वह भी बढ़ता है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है ग्रेट साल्ट लेक यूएसए यानी अमेरिका के उटाह, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अमेरिका के उटाह राज्य में अवस्थित है। इसकी लवणता जो है वह आपको 220% देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स उसके बाद जो है वह आपको दिया गया है ज्वारभाटा। ज्वारभाटा आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्वारभाटा से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया ज्वारभाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्रीय बल जो केंद्राभिमुख बल लगता है फ्रेंड्स, और अपकेंद्री जो केंद्र प्रसारित यानी केंद्र प्रसारित बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो ज्वारभाटा की उत्पत्ति है वह कैसे होती है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है विश्व के 10 सर्वाधिक गहरे गर्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिएगा विश्व के 10 सर्वाधिक गहरे गर्त। फ्रेंड्स आपको एक तरफ गर्त दिया गया है यानी ट्रेंच, दूसरी तरफ सागर, और दिया गया है कि अधिकतम गहराई कितनी है। फ्रेंड्स जो पहला गर्त है वह मेरियाना गर्त,
जो कि आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। इसकी गहराई जो है वह 11,033 मीटर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया टोंगा गर्त, जो टोंगा गर्त यह भी प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा और इसकी गहराई 10,882 मीटर आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स अगला दिया गया फिलीपींस द्वीप, जो फिलीपींस गर्त है वह आपको भी प्रशांत महासागर में मिलेगा और इसकी जो गहराई है वह 10,545 मीटर है। फ्रेंड्स जो अगला गर्त है वह है कुरिल कमचटका, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कुरिल कमचटका जो गर्त है वह भी आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा और इसकी गहराई 10,542 मीटर है। फ्रेंड्स अगला है कर्माडेक, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कर्माडेक जो है वह प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा और इसकी गहराई 10,047 मीटर आपको कर्माडेक जो है गर्त उसकी गहराई मिलेगी। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है इजुबोनिन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इजुबोनिन वह जो है प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा और यह 9,810 मीटर आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स उसके बाद दिया गया है जो जापान के नाम से भी आपको एक ट्रंच मिलेगा, जापान गर्त, जो जापान गर्त है फ्रेंड्स यह भी आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा और जो इसकी गहराई है वह 9,504 मीटर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और जो अगला आपको दिया गया है प्यूर्टो रिको, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, प्यूर्टो रिको, जो प्यूर्टो रिको है वह आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा और इसकी जो गहराई है फ्रेंड्स वह 8800 मीटर आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स उसके बाद आपको दिया गया है दक्षिण सैंडविच, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, दक्षिण सैंडविच यह भी आपको अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा और जो इसकी गहराई है फ्रेंड्स वह है 8,428 मीटर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, 8,428 मीटर जो है वह सैंडविच की आपको गर्त की गहराई मिलेगी। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है आटाकामा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आटाकामा जो गर्त है फ्रेंड्स, आटाकामा एक मरुस्थल भी है लेकिन यहाँ पर आटाकामा गर्त की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो आटाकामा गर्त है फ्रेंड्स वह आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा और जो इसकी गहराई है वह है 8,065 मीटर। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या आपके पेपर ऑफ से जो है वह महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे आप लोगों को दिया गया है विश्व पर प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार आपको भाटा का अनुभव करना पड़ेगा। तो आप लोगों से पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको दिया गया है पूर्णिमा व अमावस्या के दिन महासागर में वृहद ज्वार, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पूर्णिमा व अमावस्या के दिन महासागर में वृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 7वीं और 8वीं, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिए, जबकि कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के 7वीं और 8वीं को लघु ज्वार भाटा आता है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 जो है वह गुना ज़्यादा है फ्रेंड। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है मैरियाना या चैलेंजर गर्त, प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है। तो आप लोग इसकी इंपॉर्टेंट को समझिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है चैलेंजर गर्त की अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है और जो चैलेंजर है फ्रेंड्स वह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वह चैलेंजर या मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,033 मीटर आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है कोरल रीफ, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कोरल रीफ जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों की पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में, यानी आपको दिया गया है सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, ग्रेट बैरियर रीफ से आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ, इंपॉर्टेंट कीजिएगा,
अभी आप लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा, ग्रेट बैरियर रीफ, तो आप लोग उसी से प्रश्न आगे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए तो अटलांटिक महासागर तो है, लेकिन उत्तरी या दक्षिणी, तो आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर व सबसे व्यस्त जो है समुद्री व्यापार का मार्ग है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट उत्तरी ध्रुव है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, तापमान एवं वायु दाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों को धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों के क्रम इस प्रकार है। फ्रेंड अब हमें देखना है कि जो है एक तरफ आपको मंडल दिए गए हैं और एक तरफ उनकी ऊंचाई दी गई है, तो आप लोग मेरे साथ इसे पढ़ते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को जो पहला मंडल दिया गया है वह परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, इसकी ऊंचाई धरातल से 15 किलोमीटर है। उसके बाद फ्रेंड्स समताप मंडल, इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 50 किलोमीटर है। उसके बाद है मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर। फ्रेंड्स आयन मंडल की ऊंचाई जो है वह 80 से 640 किलोमीटर। और उसके बाद बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, उसकी ऊंचाई वह लगभग 640 किलोमीटर थे। फ्रेंड्स आपको उससे ऊपर जो है वह बहिर्मंडल ही मिलेगा, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसका PDF लेकर पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है, मौसम की प्रायः सभी घटनाएं जिनमें बादल, ओला, कुहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि सम्मिलित क्षोभ मंडल में घटित होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है, धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर 6.5% डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होने की घटना क्षोभ मंडल में घटित होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा कि अगर आप क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो जो तापमान होगा वह 6.5 डिग्री सेल्सियस के दर से कम होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है, समताप मंडल बहुत ही शुष्क तथा यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती, इसलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे दिया गया है, व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय क्षोभ विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया, ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन को पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा प्रदान करती है। रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा प्रदान करती है। फ्रेंड्स ओजोन परत आपको दिया गया है, ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है। और ओजोन परत का फ्रेंड अगर आपसे रंग पूछा जाए, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ओजोन का रंग नीला होता है। आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि ओजोन का रंग जो है फ्रेंड्स वह नीला होता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है, रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परावर्तन आयन मंडल से होता है। तो फ्रेंड्स आपसे यह जो है रेडियो तरंग वाला प्रश्न आपके पेपर में बनता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, आयन मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं, ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुव प्रकाश का दर्शन होता है। फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को हम लोग जो अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स वह आयन मंडल में ही घटित होता है। फ्रेंड्स आप लोगों को आगे दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सौरिक ऊर्जा को ही सौरताप कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहा जाता है। फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद दिया गया है, सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वह लघु तरंग सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाले उसका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। दीर्घ तरंग धरातलीय पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि दीर्घ तरंग को ही धरातलीय पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है।
चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है वायुमंडल को गर्म रखने के लिए दीर्घ तरंग विकिरण का ही प्रमुख रूप जिम्मेदार है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया अटलांटिक महासागर में प्रशांत की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा जो है वह अधिक तापांतर। फ्रेंड्स तापांतर का मतलब होता है तापों में अंतर। तो जो तापों का अंतर होता है फ्रेंड्स वो अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स उसके बाद आप लोगों को दिया गया टार्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है टार्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है तो आप बताइएगा, टार्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते रहते हैं। फ्रेंड्स आगे दिया गया है कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में प्रमुख टार्नेडो प्रवण क्षेत्र है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप कैरेबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है टार्नेडो प्रभावित वृहत मैदानी भाग टार्नेडो एली इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको यूपी पीसीएस और जहाँ तक आईएएस प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। टार्नेडो प्रभावित वृहत मैदानी भाग टार्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है फुटीजा स्केल का प्रयोग टार्नेडो की तीव्रता मापने में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। फुटीजा स्केल यानी फुजीटा जो फुजीटा स्केल है फ्रेंड्स उसका प्रयोग टार्नेडो की तीव्रता मापने में किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स उसके बाद आपको दिया गया काले रंग के वर्षा स्तरीय घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स दिया गया है पश्चाभ स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर वाले बादल हैं। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बादल सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, तो आप पश्चाभ स्तरीय बादल आपको मिलेगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा इंपॉर्टेंट कीजिएगा। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। तो आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेपक होता है यानी विक्षेप होता है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। विक्षेपक बल की खोज इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। विक्षेपक बल की खोज जी कोरियालिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नामकरण कोरियालिस बल। फ्रेंड अब आपके समझ में आया होगा कि जो विक्षेपक बल है उसी को कोरियालिस बल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड आगे चलिएगा और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर इंपॉर्टेंट कीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाते हैं। फ्रेंड यह फेरल के नियम के अनुसार होता है। उसके बाद कहा गया है सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध का वामावर्त होता है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है तूफानी चालिसा पछुआ हवाएं हैं जो केवल 40 से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको कहा गया है प्रचंड यानी प्रचंडता के कारण ही उन्हें गरजती चालिसा या लंबी चालिसा कहा जाता है। तो फ्रेंड आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है वेलिंगटन न्यूजीलैंड की एकमात्र राजधानी है जो कि गरजती चालिसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। तो फ्रेंड अगर आपसे यह प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन आगे पूछे जाने की संभावना अगर आपसे ऐसे प्रश्न बने कि एकमात्र राजधानी कौन सी है जो कि गरजता चालिसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है, तो फ्रेंड वह वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है। भूमध्य सागर लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। आप लोग इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। उसके बाद आपको दिया गया भूमध्य सागर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसको भी देखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में
शीत ऋतु के 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो फ्रेंड आप लोग इसको देखिएगा। उसके बाद आपको दिया गया फान आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती गर्म और शुष्क हवा है। तो आप लोग इसको आपसे फ्रेंड पूछा जाएगा फान कहाँ चलती है, तो आल्प्स पर्वत पर चलती है। उसके बाद है फान का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ़ पिघल जाती है फान के। तो फ्रेंड आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड आप लोगों को दिया गया है सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है। तो आपसे यह पूछा जाता है सिमूम, तो यह कहाँ पर चलती है, अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को दिया गया सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली स्थलीय या स्थानीय हवा को कहा जाता है सांता आना फ्रेंड्स। उसके बाद सिराको सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली जो इटली में है, स्पेन आदि यूरोपीय देशों में प्रविष्ट होती है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसे बताइएगा फ्रेंड्स। आगे आप लोगों को दिया गया ब्लिजार्ड हिम झंझावत युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। तो फिर आप लोग ब्लिजार्ड को याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड आपको दिया गया ब्लिजार्ड प्रवाह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड। आप लोगों को दिया गया गर्म स्थानीय पवनें, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। गर्म स्थानीय पवनें, जो गर्म स्थानीय पवनें है वह है फ्रेंड चिनूक जो है चलती है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ्रेंड आप लोग गर्म स्थानीय पवनों को याद रखिएगा। यहाँ से 100% आपके पेपर में एक या कभी कभी 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को दिया गया है पहला चिनूक, जो चिनूक है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की गर्म स्थानीय पवन है। उसके बाद फान जो है फ्रेंड्स वह यूरोप महाद्वीप में आपको चलती हुई नजर आती है। उसके बाद सांता आना है वह कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। उसके बाद फ्रेंड हरमट्टन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान या दक्षिणी अफ्रीका में चलती है। उसके बाद फ्रेंड लू आपको उत्तर भारत और पाकिस्तान में नजर आएगी। उसके बाद ब्लैक रोलर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ब्लैक रोलर या भी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड नॉर्वेस्टर जो कि गर्म और शुष्क पवन है वह आपको न्यूजीलैंड, इसी प्रकार की पवन भारत और बांग्लादेश में भी चलती है। यहाँ पर हम इसे काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया यामो जो एक गर्म पवन है फ्रेंड्स, यह जापान में चलती है। हमूब भी एक गर्म पवन है और यह दक्षिणी सहारा में प्रवाहित होती है। उसके बाद फ्रेंड्स खमसिन जो कि एक गर्म पवन और यह मिस्र में प्रवाहित होती है। उसके बाद फ्रेंड ब्रिक फिल्डर है वह आपको ऑस्ट्रेलिया में गर्म पवन मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड सामल जो है वह भारत की खाड़ी, और जो गिबली आपको फ्रेंड गर्म पवन लीबिया में मिलेगी। फ्रेंड अब हम लोगों ने गर्म पवन को सीख लिया और अब हम चलते हैं देखते हैं ठंडी पवनें। तो आप लोग देखिएगा ठंडी पवनें, तो ठंडी पवनों को भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड पहली ठंडी पवन है पुर्गा, जो पुर्गा है वह आपको रूसी टुंड्रा प्रदेश में आपको मिलेगी। उसके बाद वाइज जो है आपको फ्रांस और स्विट्जरलैंड में जो ठंडी पवन मिलेगी। उसके बाद है लेवेंटर नामक फ्रेंड ठंडी पवन है वह आपको दक्षिणी स्पेन में नजर आएगी। उसके बाद है पैम्पारो नामक ठंडी स्थानीय हवा है वह आपको दक्षिणी अमेरिका के पंपास क्षेत्र में मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड बुरान है वह आपको साइबेरिया की अत्यंत सर्द हवा है, आपको इसे याद रखना होगा। उसके बाद है फ्रेंड मिस्ट्रल आपको स्पेन और फ्रांस में मिलेगी। उसके बाद बोरा जो है फ्रेंड वह एड्रियाटिक सागर के तट पर चलती है। बोरा इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एड्रियाटिक सागर के तट पर चलने वाली हवा को बोरा कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड खाजरी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, खाजरी है फ्रेंड वह आपको अजरबैजान में नजर आएगा। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो फ्रेंड्स वह आपको अक्षांश मिलेगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पृथ्वी की लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेशों का विस्तार है जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। तो फ्रेंड अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक किस प्रकार का आपको प्रदेश का मिलेगा, तो वह आपको शुष्क प्रदेश जो है वह 1/3 भाग पर मिलेगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश
5 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में आपको विस्तृत मिलेगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की 2 प्रमुख विशेषताएं वर्ष भर समान उच्च तापमान एवं वर्ष भर समान उच्च वर्षा या विषुवत रेखीय प्रदेश की खासियत है। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है उष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं स्पष्ट शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा अधिक सूर्यताप, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी अमेरिका। भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा जो भूमध्य सागरीय जलवायु हो वह कहाँ पर मिलती है, तो उत्तरी अमेरिका में जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल, वहीं पर दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, और वहीं पर दक्षिणी अफ्रीका में फ्रेंड जो है वह दक्षिण पश्चिमी भाग में आपको, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है वह भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी। फ्रेंड जो भूमध्य सागरीय जलवायु की खासियत है वह क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है, यही भूमध्य सागरीय जलवायु की फ्रेंड्स आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों में, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को हेकिस्टोथर्म, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, हेकिस्टोथर्म कहते हैं। फ्रेंड फिर से पढ़िएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले वृक्षों को हेकिस्टोथर्म कहा जाता है, हेकिस्टोथर्म कहा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है मौसम बदलने के कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एवं अपने अक्ष पर झुका होना है, तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। मौसम बदलने का कारण पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, यही मौसम का मुख्य कारण होता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया बैरोमीटर में पारे का तल अचानक गिरना तूफान का सूचक है, तो आप लोग इससे इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो फ्रेंड्स जो नॉर्वे देश है वहाँ पर आपको सर्वाधिक अम्लीय वर्षा देखने को मिलेगी, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है टाइफून नामक चक्रवात चीनी सागर में अधिक प्रभावित होते हैं, तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। जो टाइफून नामक चक्रवात है फ्रेंड्स वह चीनी सागर में अत्यधिक प्रभावित होता है, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान मासिनराम मेघालय, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। संसार का आर्द्रतम स्थान मासिनराम मेघालय है, आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद है विश्व का सबसे ठंडा स्थान, आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे ठंडा स्थान, तो फ्रेंड्स वह है बरखोयास्क। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को आगे दिया गया है भारत की गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि जनजाति ऋतु प्रवास करती है, तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा भारत में ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियाँ हैं, तो वह है गद्दी, बकरवाल, भोटिया, तो आप लोग इन तीनों को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वनों में रहने वाली जनजाति, तो फ्रेंड्स आप लोग पिग्मी और कांगो को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है सिंगापुर में तमिल भी एक प्रमुख भाषा है, तो इम्पॉर्टेंट कीजिएगा जो सिंगापुर में तमिल भी एक भाषा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है जो खासी आस्ट्रिक समुदाय की भाषा, जो खासी भाषा है फ्रेंड्स वह आस्ट्रिक समुदाय की भाषा है। उसके बाद आपको दिया गया है रोबस्टा काफ़ी की एक प्रजाति, फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा रोबस्टा, तो वह काफ़ी की एक प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है सेब यानी एप्पल की खेती उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एले क्रॉपिंग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पौधों की कतारों के बीच
बीज के स्थान में उगाया जाता है तो उसे एलो क्रॉपिंग कहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है अंतः फसली कृषि एक व्यापक प्रणालीगत शब्द है जिसके अंतर्गत रिले क्रॉपिंग, मिलवा खेती एवं एले क्रॉपिंग जैसी सभी विधियां आती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद है नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि पौधों के विकास के लिए परम आवश्यक तत्व कौन सा है, तो वह है जो है नाइट्रोजन। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है नाइट्रोजन पौधों की कोशिका तथा उत्तकों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो आप लोग इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, नाइट्रोजन व पौधों की कोशिका तथा उत्तकों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं एवं पीली पड़ जाती है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है जैव उर्वरक, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। जैव उर्वरकों के रूप में राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, आगे दिया गया है एजोस्पिरल और नील हरित शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होती आ रहा है। तो फ्रेंड आप लोग इसको याद रखिएगा। दिया गया है राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। फ्रेंड अब हम देखते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस, उसके बाद आपको दिया है नास्टाक या एनाबीना या टेलीपोथ्रिकस या ओलोसीरा से है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। आप लोग साइनोबैक्टीरिया को याद रखिएगा, वही पूछा जाता है आपसे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है वे जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में सहायता होते हैं। फ्रेंड्स जैसे नील हरित शैवाल, एजोटोबैक्टर है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग धान जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है, एजोला एनाबीना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया पौड़ जाल मिट्टियाँ वना आच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग की मिट्टियाँ हैं। यह मुख्यतः शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपसे पौड़ जाल मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा तो वह शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है मोका काफ़ी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। मोका काफ़ी यमन में उगाई जाती है। तो आप लोगों से फ्रेंड्स पूछा जाएगा कि जो मोका काफ़ी है वह कहाँ पर उगाई जाती है, तो वह यमन में आपको उगाई जाती है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सीय पौधे के रूप में किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि चाय का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो वह जो है चीन में एक चिकित्सीय पौधे के रूप में हुआ। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है चाय में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। आप लोग इसका फ्रेंड पीडीएफ लेकर एक बार अवश्य पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। फ्रेंड आगे आपको दिया गया है हेरोइन का उत्पादन अफीम की पोस्ता, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो हेरोइन है उसकी जो है उत्पादन व अफीम के पोस्ता से किया जाता है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है स्वर्णिम अर्धचंद्राकार के मध्य और दक्षिण एशिया की अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग स्वर्णिम अर्धचंद्र को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया है स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान आते। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, इससे नहीं भूलिएगा। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान को सम्मिलित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए। तो आप लोग नॉर्मन ई बोरलॉग को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म 19 साल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चिरू के बालों से तैयार किया जाता है। तो आप लोग शहतूत को याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे जो आज का अंतिम पॉइंट आपको दिया गया है भारत में चिरू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
जो चिरू है वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों ने जो समझा विश्व के राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत, फ्रेंड्स थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जाया करे तो आप लोग पूरा क्लास देखिया करें, क्योंकि हम सोचते हैं जितनी जल्दी पेपर आपका 20 अगस्त को होने वाला है तो फ्रेंड्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेबस कवर किया जाए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल तुरंत ही ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।